Hello students, I am Ashutosh Pandey from Jagatjit Inter College, Economist Shravasti. Today's topic is Hindi to English translation of present indefinite tense. You have to know what is present indefinite tense and how to translate the sentences of present indefinite tense into English. आपको जानना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या, इसकी पहचान है क्या और इसके वाक्यों का हम अनुवाद अंग्रेजी में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। जैसा कि आपको इसके पहले जब टेंस के इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा था, उसमें बताया गया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है क्या। लेकिन पुनः एक बार बताया जा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मुख्य पहचान है कि वाक्य के अंत में क्रिया शब्द में ता है, ती है, ते हैं आता है। अर्थात इसकी पहचान है ता है, ती है, ते है। अर्थात वाक्य के अंत में क्रिया शब्द में ता है, ती है, ते हैं रहे। जैसे खाता है, जाता है, सोता है, रोती है, गाती है आदि। यदि इस तरह से वाक्य है तो निश्चित रूप से वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। अब आपको क्रमशः अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे उसे बताया जा रहा है। जैसा कि एग्जाम्पल पहले अफर्मेटिव का लिया, अफर्मेटिव जैसे वाक्य है मोहन क्रिकेट खेलता है। इस तरह से इस वाक्य को देखने से स्पष्ट हो गया, क्रिया शब्द वो अंत में ता है, ती है दिखाई दिया, ता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे ये आपको जानना है। जैसा कि ट्रांसलेशन का तरीका आपको मालूम होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्ता। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यह जानना है कि आपको है, हूं, हो की अंग्रेजी इज, आर, एम नहीं लिखना। अर्थात है, हूं की अंग्रेजी आपको अलग से इज, आर, एम नहीं लिखना, केवल सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को रखना है। ऑब्जेक्ट के उपरांत अगर कॉम्प्लीमेंट है तो आगे रख दिया जाएगा। कर्ता, क्रिया, कर्म। अब आपको यह जानना है कि यदि कर्ता अर्थात सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो, एक वचन का हो तो क्या करेंगे, और अगर कर्ता अर्थात सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का हो, बहुवचन का हो तो क्या करेंगे। तो आप इसे ध्यान से सुनें। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो अर्थात एक वचन का हो तो वर्ब में यस अथवा ईएस बढ़ा दिया जाए। यदि सब्जेक्ट एक वचन का हो तो क्रिया में यस अथवा ईएस बढ़ा दिया जाए वर्ब के फर्स्ट पार्ट। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ही रखेंगे। इस टेंस में इस नियम को हमेशा फॉलो करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब आप
आपको ये जानना है कि यस कहाँ बढ़ाएंगे और यस कहाँ बढ़ाएंगे। यदि किसी भी क्रिया शब्द के अंत में ओ, यक्स, सी एच, यस एच, जेड ये सभी लेटर आ रहे हैं, तो समझिए हमको ई एस ही बढ़ाना है। अर्थात किसी भी क्रिया शब्द के अंत में अगर ओ, यक्स, सी एच, यस एच, जेड ऐसे अक्षर आ जाएं तो ई एस बढ़ाना है, नहीं तो यस ही बढ़ाना है। जैसे गो, अब गो के इस गो शब्द का अंतिम अक्षर ओ, अब आपको बताया गया अगर वो होगा तो ई एस बढ़ाएं तो गोज हो गया। इसी तरीके से यक्स आए, सी एच आए, एस एच आए, जेड आए तो आपको ई एस ही बढ़ाना। और उसके अलावा यस ही बढ़ेगा, आपको मालूम ही है। जैसे रन, रन्स, स्लीप, स्लीप्स। इस तरीके से आपको जानना है कि यस कहाँ बढ़ेगा और यस कहाँ बढ़ेगा। अब आपको ट्रांसलेशन कैसे करेंगे यह बताया जा रहा है। जैसा कि आपको बताया गया सब्जेक्ट पहले रखेंगे तो मोहन, मोहन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट। अब मोहन अर्थात सब्जेक्ट के उपरांत आपको वर्ब रखना, खेलना है, हूं की अंग्रेजी लगनी नहीं। प्ले, अब आपको बताया गया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में यस अथवा यस बढ़ाएंगे तो प्लेज होगी। मोहन प्लेज, मोहन खेलता है, सब्जेक्ट वर्ब। अब ऑब्जेक्ट बचा क्रिकेट, क्रिकेट। ट्रांसलेशन हो गया मोहन प्लेज क्रिकेट। यदि कोई बड़ा वाक्य हो, वह फल खरीदने के लिए बाजार जाती, ऐसा वाक्य, वह फल खरीदने के लिए बाजार जाती। पुनः वही रूल फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट पहले सी, वर्ब सर्च करें जाती है, गो सिंगुलर नंबर है, गोज हो गया। ऑब्जेक्ट वर्ब का संबंध जिससे अधिक होगा वो ऑब्जेक्ट वर्ब के पास रहेगा, मार्केट। अर्थात सीधा आप उल्टा चलेंगे तो बात सही है। सी गोज टू मार्केट। अब बचा फल खरीदने के लिए, आपको इधर से ही चलना है, इधर के लिए की इंग्लिश क्रिया के पहले अगर टू लगा दिया जाए, इंफिनिटिव का स्वरूप दे दिया जाए, तब भी के लिए का अर्थ निकलेगा, अन्यथा फार का प्रयोग होगा। लेकिन फार का प्रयोग होगा तो वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर टू का प्रयोग होगा के लिए तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे कि टू का प्रयोग करें, टू खरीदना की इंग्लिश वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बाई, टू बाई फ्रूट तो होगा सी गोज टू मार्केट टू बाई फ्रूट। अगर यहां हम फार का प्रयोग करते के लिए, शब्द के लिए, तो इस बाई को बाइंग कर दिया जाता है, अर्थात फार के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। अगर वर्ब के पहले फार का प्रयोग होगा तो आईएनजी का प्रयोग होगा, अगर टू का प्रयोग होगा तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। इस तरीके से आप अनुवाद करें। अगर निगेटिव हो तो क्या करेंगे, निगेटिव, निगेटिव में
अगर वाक्य में नहीं आए तो आप क्या करेंगे, और कभी नहीं आए तो क्या करेंगे। तो पहले नहीं वाला वाक्य देखा, वे मैदान में फुटबॉल नहीं खेलते। ये नहीं वाला वाक्य। अब इसका फॉर्मूला देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट अथवा डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। आगे कॉम्प्लीमेंट होगा तो कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट डजंट, डू नॉट, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। डज नॉट का प्रयोग यदि सिंगुलर नंबर का करता होगा तब किया जाएगा, यदि प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन करता होगा तो डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ प्लूरल नंबर है वे, दे, प्लूरल नंबर होने के आते हैं नहीं की इंग्लिश डू नॉट, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग डू नॉट। कहा वर्ब फर्स्ट खेलना प्ले, ऑब्जेक्ट फुटबॉल, अब जो कॉम्प्लीमेंट बचा मैदान में इन द फील्ड। तो दे डू नॉट प्ले फुटबॉल इन द फील्ड। अगर यहाँ सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता तो डज नॉट का प्रयोग किया जाता, प्लूरल नंबर का है तो डू नॉट का प्रयोग किया गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रख दिया गया। बहुत सरल तरीका, इजी तरीका। यदि वाक्य में कभी नहीं आ जाए तो नेवर का प्रयोग करेंगे, लेकिन नेवर के साथ डज डू का प्रयोग कदाप नहीं करेंगे, ये ध्यान रखें। नेवर के साथ डज डू का प्रयोग कदाप नहीं करेंगे। और नेवर के साथ पुनः वह नियम फॉलो किया जाएगा कि यदि सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में यस अथवा यस बढ़ाया जाएगा, यदि प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखा जाएगा। जैसे कि एग्जांपल, तुम यह किताब कभी नहीं पढ़ते। तुम यह किताब कभी नहीं पढ़ते। पुनः आपको बताया गया कि डज नॉट, डू नॉट के स्थान पर नेवर का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन नेवर के साथ डज डू का प्रयोग नहीं, अर्थात डजंट और डू नॉट की जगह पर नेवर। यहाँ पर पहले सब्जेक्ट रखें यू, अब डजंट अथवा डू नॉट के स्थान पर नेवर का प्रयोग कहा तो कभी नहीं है तो नेवर का प्रयोग हुआ, नेवर। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ना रीड, यू नेवर रेड। यू प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसमें यस अथवा यस नहीं बढ़ाना, अर्थात रीड में यस नहीं बढ़ाना क्योंकि प्लूरल। अगर सिंगुलर होता तो आपको यहाँ यस बढ़ाना पड़ता। यू नेवर रीड दिस बुक। दिस बुक ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट रखा गया, नेवर रखा गया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म रीड रखा गया और ऑब्जेक्ट के रूप में दिस बुक रखा गया। तो यू नेवर रीड दिस बुक। इस तरीके से ट्रांसलेशन होगा। तो यह ध्यान रहे कि अगर नहीं होगा डज नॉट, डू नॉट, सिंगुलर के लिए डज नॉट, प्लूरल के लिए डू नॉट, कभी नहीं होगा तो नेवर का प्रयोग। सिंगुलर का अगर सब्जेक्ट होगा तो नेवर के साथ साथ वर्ब में यस अथवा यस बढ़ाया जाएगा। और प्लूरल का अगर सब्जेक्ट होगा तो फर्स्ट फॉर्म का वर्ब रखा जाएगा। अब इसके बाद इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह से होते हैं।
एक तो यदि वाक्य की शुरुआत क्या से, वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से, जैसे क्या रेखा गीत गाती है, तो वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले। ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय इस फार्मूला को फॉलो करेंगे। आपको बताया गया इज आर एम का प्रयोग तो होगा नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डज अथवा डू है, तो डज डू का ही प्रयोग करेंगे। आपको मालूम होगा कि अगर क्या पहले होता तो क्या की अंग्रेजी व्हाट लिखते नहीं हैं, बल्कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डज अथवा डू, तो डज डू सबसे पहले जब हम लिख लेंगे तो वही क्या का अर्थ निकालेंगे। तो डज डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इस फार्मूला को फॉलो करेंगे, अनुवाद सही है। सिंगुलर नंबर होगा तो डज और प्लूरल नंबर होगा तो डू, उसका सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट आगे हो तो कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ रेखा अर्थात सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो डज का प्रयोग होगा, डज सब्जेक्ट है रेखा, वर्ब फर्स्ट गाती है सिंग, गीत अ सॉन्ग, तो हो गया डज रेखा सिंग अ सॉन्ग। अगर रेखा के स्थान में प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होता तो डू का प्रयोग किया जाता और सभी नियम यही रहे। इस तरीके से यदि क्या से वाक्य की शुरुआत हो तो अनुवाद करेंगे आप ऐसे। आया जी, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो कैसे आप अनुवाद करेंगे, जैसे तुम यह पाठ कब पढ़ते हो, तुम यह पाठ कब पढ़ते हो। अब कब शब्द अर्थात प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ तो आप इस फार्मूला को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड अर्थात प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले लिख देंगे, उसका हेल्पिंग वर्ड डज अथवा डू, उसके बाद पुनः सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस तरीके से इस फार्मूला को आप फॉलो करोगे, अनुवाद सही है। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिख दें, क्वेश्चन वर्ड कब, व्हेन, उसका फार्मूला क्या है, डज अथवा डू का प्रयोग करो। सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा तो डज, प्लूरल का होगा तो डू। यहाँ तुम है तो यू, प्लूरल होता है ले डू, व्हेन डू। सब्जेक्ट रखें तुम, यहाँ सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब पढ़ना रीड, अब ऑब्जेक्ट या पार्ट दिस लेसन। तो होगा व्हेन डू यू रीड दिस लेसन। तो आपको मालूम हो गया होगा कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो कैसे अनुवाद करेंगे। इसी फार्मूला को फॉलो करेंगे आप। क्वेश्चन वर्ड रखेंगे डज अथवा डू, सिंगुलर के लिए डज, प्लूरल के लिए डू, उसका सब्जेक्ट कर्ता, वर्ब अर्थात क्रिया फर्स्ट पार्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से कोई भी वाक्य यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो अनुवाद आप ऐसे ही करेंगे। यह ध्यान रहे कि यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में नहीं अथवा कभी नहीं आ जाए अर्थात निगेटिव भी हो जाए तो नॉट अथवा नेवर हमेशा वो सब्जेक्ट के बाद ही रखें। जैसे व्हेन डू यू नॉट, नॉट का स्थान यहाँ हो जाएगा। व्हेन डू यू नॉट होता तुम यह पाठ कब नहीं पढ़ते, तो रहता व्हेन डू यू नॉट रीड दिस। अर्थात यह हमेशा ध्यान रहे कि प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि नेगेटिव हो
तो सब्जेक्ट के बाद ही नहीं अथवा कभी नहीं की अंग्रेजी नॉट अथवा नेवर लिखेंगे, क्योंकि कहीं कहीं स्टूडेंट गलती कर देता, तुरंत डू अथवा डज के उपरांत नॉट लिख देता, वाक्य गलत चला जाता है। ये ध्यान रहे कि प्रश्नवाचक वाक्यों में ऐसा नहीं होगा, बल्कि कर्ता के बाद ही नॉट अथवा नेवर लिखा जाएगा। जैसा कि आपको बताया गया, तुम यह पाठ नहीं कब नहीं पढ़ते, तो व्हेन डू यू नॉट यहाँ रीड दिस लेसन। अब यदि वाक्य में कौन शब्द आ जाए तो क्या करेंगे? तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है? ध्यान रहे, प्रश्नवाचक शब्द कौन वाक्य के बीच में आया, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन होगा, अपवाद होगा कि कौन शब्द के साथ अर्थात हु के साथ डज अथवा डू का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि ऐसे वाक्यों के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा ही बिहेव किया जाएगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। ये कौन शब्द ही प्रश्नवाचक शब्द भी है और सब्जेक्ट भी, इसलिए इसे प्रश्नवाचक वाले वाक्य की तरह बिहेव नहीं करेंगे इसके साथ, अर्थात डज डू का प्रयोग इसके साथ नहीं होगा, बल्कि इस कौन शब्द के साथ डज डू का प्रयोग ना करते हुए डायरेक्ट वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसका फार्मूला हो जाता है हु प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से। अब यहाँ तुम्हें शब्द जो दिखाई दे रहा है करता नहीं है, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ाता, पढ़ाने का काम मालूम है नहीं कौन कर रहा, इसका मतलब करता इसमें नहीं है, तुम्हें तो ऑब्जेक्ट, क्योंकि कर्ता का मतलब काम करने वाला था, यहाँ काम करने वाला अर्थात पढ़ाने वाला दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पर कर्ता हिडन है। यहाँ पर कर्ता को ही पूछा जा रहा है कौन पढ़ाता, तो कौन शब्द प्रश्नवाचक शब्द भी है और वही कर्ता का काम भी कर रहा है, इसलिए इस वाक्य में डज डू का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, यह ध्यान रहे कि अगर एक वचन जैसा यह कौन शब्द लगे, सिंगुलर जैसा लगे, तो वर्ब में यस अथवा यस आप बढ़ाएंगे, अर्थात अफर्मेटिव जैसा ही व्यवहार आप करेंगे, जैसे अफर्मेटिव वाक्यों का अनुवाद आपके। अगर एक प्लूरल जैसा लगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को रखें। यहाँ पर तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता, तो हु, अब यहाँ हिंदी कोई एक टीचर पढ़ाता होगा, तो इसलिए एक वचन है हु, तो पढ़ाने का इंग्लिश जब लिखेंगे टीच, तो यहाँ एक वचन जैसा अगर फील हो रहा है तो यहाँ पर वर्ब में यस अथवा यस बढ़ाएंगे। आपको इसके पहले बताया गया था कि सी एच अगर आए वाक्य शब्द के अंत में तो ई एस बढ़ाते, तो हु टीच, कौन पढ़ाता है। अब बचा हिंदी तुम्हें, हिंदी तुम्हें, टू यू। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर बाद में जाता है तो टू के साथ जाता है। यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए टू इसके साथ यूज किया गया, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट इसके पहले ही रख दिया गया। अगर इस यू शब्द को यहाँ वर्ब के तुरंत बाद रखते तो टू की जरूरत नहीं पड़ती, तो हो जाता हु टीच यू हिंदी, हु टीच यू हिंदी। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव, यानी सजीव जो होते हैं, लिविंग बीइंग जो होते हैं, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में होते हैं। अगर उन्हें किसी अन्य ऑब्जेक्ट के बाद उपरांत लिखते हैं तो उनके साथ टू का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर वर्ब के तुरंत बाद उन्हें लिखा जाएगा तो टू का काम नहीं लगेगा, अर्थात टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो हु टीच हिंदी टू यू अथवा हु टीच यू हिंदी, इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन होगा। आई होप यू विल बी सेटिस्फाइड। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे, उसे आपको उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। थैंक यू सो मच। अब अगले क्लास में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।